तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं और जिसमें हम पढ़ेंगे ओड को। द ओड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी कुछ डिटेल हम पढ़ रहे हैं उस डिटेल को आपको मेमोराइज करना होगा, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन दिया होगा तो उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। आज मैं आपको कोशिश करूँगा ओड को अच्छे से समझाने की। इसमें जो भी बैकग्राउंड है, ओड की उत्पत्ति कहाँ हुई, कौन इसके प्रथम राइटर हैं, किस किस प्रकार के ओड होते हैं, सबसे पहले ओड को लिखने वाला कौन सा कवि था, इंग्लिश ओड क्या होते हैं, होरेशियन ओड क्या होते हैं या पिंडारिक ओड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे कहनी है। मैंने अपनी जो वीडियोस शेयर की हैं उनमें एनालिटिक व्यू देखा तो उसमें आपको बता दूं कि 100% में से 50% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन 50% जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जो वीडियो तो कंटिन्यू देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके मित्र हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक आप ये ज़रूर शेयर कर दें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलता हूँ वीडियो की ओर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओड। द ओड ये एक ऐसी विधा है पोइट्री की जो अगर कहा जाए तो सबसे पहले चलन में आई, क्योंकि सबसे पहले चलन में आने वाला जो विधा है वो है गीत। और आपको बता दूं, गीत का ही एक प्रकार जो हम देखते हैं वो है ओड। अब जैसा कि आपको मालूम है, आपने ओड पढ़े होंगे, तो ओड की सबसे प्रमुख विशेषताओं से लेकर के जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है वो आपको याद रखनी है कि ये एक संबोधन गीत होता है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का संबोधन किया जाता है। संबोधन से शुरुआत होती है और आगे मैं एक एक पॉइंट आपको स्पष्ट करूंगा। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओड जो है वो एक एड्रेसिंग है टू अ पर्सन, टू अ थिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हुए लिखा गया गीत ही क्या है, द ओड या ओड कहलाता है। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। ओड का अर्थ होता है संबोधन गीत, यानी कि एड्रेसिंग। इसमें किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करते हुए, स्टार्टिंग देते हुए थॉट्स का डेवलपमेंट इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह एक गंभीर शैली में लिखा गया विस्तृत गीत होता है, यानी कि डिग्निफाइड। देखिए, डिग्निटी या डिग्निफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ओड। यह एक गंभीर शैली में, आपको बता दूं, जितने भी ओड लिखे जाते हैं उनकी जो लेखन शैली है वो बड़ी डेप्थ उसमें होती है, बड़ी डीपनेस होती है। यदि आप देखेंगे, थॉट्स को आप पढ़ेंगे, किसी ओड को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कोई जनरल कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डेप्थ को दर्शाते हैं, गहराई को दर्शाते हैं, इमोशंस को दर्शाते हैं, डीप फीलिंग को दर्शाते हैं। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है, इसका गंभीर शैली, डिग्निफाइड जो राइटिंग आर्ट है वो इसमें हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कवि की तीव्र अभिलाषा को व्यक्त करता है। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले ओड एड्रेसिंग है, एक संबोधन है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ओड की जो लेखन शैली है वो बड़ी गंभीर होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक ओड के अंदर जो लेखक है उसकी डीप डिजायर्स को शो किया जाता है। बड़ा गहन विचार या विचारशील होकर के एक लेखक इसको लिखता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह प्रारंभ में एक समूह गान के रूप में प्रचलित हुआ, कोरस के रूप में। तो आपको बता दूं, ओड की जो शुरुआत होती है, हालांकि मैं आपको जो इसकी ओरिजिनेशन है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जनरली आपको बता दूं इसकी शुरुआत कैसे हुई। यह कोरस के रूप में हमें देखने को मिलता है प्रारंभिक रचनाओं में। कोरस, जिसको आप एक समूह गान के रूप में जानते हैं। शुरुआत में जो ओड का प्रचलन सामने आया वो एक कोरस के द्वारा सामने आया। कोरस मंच पर आकर के जो भी कार्यक्रम है उसकी जानकारी एक गीत के रूप में दिया करते थे। उसी को हम ओड के रूप में जानते हैं, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित होता था, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता था। अगली बात अगर हम करें तो जो प्रारंभिक ओड लिखे गए, जो शुरुआती ओड थे, उन ओड्स में जो एड्रेसिंग होती थी वो किसकी होती थी? तो मैं आपको बता दूं, जो शुरुआती ओड थे उनमें किसी गॉड या किसी हीरो के जो भी एक्शंस हैं, जो भी महान कार्य हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उसको उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था। मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, गॉड और हीरो, जो भी देवता हैं उसके जो महान कार्य हैं उनको याद करते हुए, देवता को एड्रेस करते हुए, हीरो को एड्रेस करते हुए, उसके द्वारा जीवन में किए गए महान कार्यों को इसमें दर्शाया जाता है। अगली बात हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओड की प्रमुख विशेषता गौरवशाली विषय वस्तु का होना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ओड की सबसे प्रमुख विशेषता, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज ओड में देखने को मिलती है वो है इसका गौरवशाली होना। यानी कि ये जो फेमस होते हैं उनके पीछे एक रीजन है कि इनकी जो कला है वो सब्लिमिटी की ओर जाती है, उत्कृष्टता की ओर जाती है। जो सब्लिमिटी है, उच्चता है, उसको आप देखेंगे जितने भी प्रकार के ओड्स हैं उनमें सभी में एक थॉट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो थॉट्स जो हैं गंभीर होते चले जा रहे हैं, और जो सब्लिमिटी है, उत्कृष्टता है, उसको उसमें दर्शाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, साथियों। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है, और अक्सर जो लैंग्वेज लिटरेचर के एग्जाम में उनमें ये पूछा जाता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक या व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओड। तो आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से एक है डिग्निफाइड और एग्जाल्टेड। इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी जो लेंथ है उसके बारे में। तो ये डिग्निफाइड होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर डिग्निफिकेशन देखने को आपको मिलता है, इसका गौरवशाली होना इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ओड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका धीरे धीरे विकास है। आप देखेंगे कोई लिरिक आपने पढ़ा, कोई सॉन्ग आपने पढ़ा, आप उसको पढ़ते हैं, उसमें एक थीम होता है और सीधे सीधे वो थीम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओड की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है स्लो डेवलपमेंट। यहां पर मैंने मेंशन किया है स्लो डेवलपमेंट, यानी कि ओड का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि राइटर ने 2-3 स्टैंजे लिखे और सीधे वो मिडिल एज में आ गया, मध्य में आ गया, ऐसा नहीं है। तभी आप पाएंगे, जब भी आप ओड देखेंगे उनमें आप जब लेंथ देखेंगे तो आप समझेंगे कि एक एक पॉइंट को, जैसे ओड टू नाइटिंगेल कीट्स के द्वारा लिखा गया, तो उसमें आप देखेंगे नाइटिंगेल के बारे में स्लो स्लो एक एक पॉइंट को उसने डिस्क्राइब किया है। ऐसे ही अगर आप शैली का ओड टू द वेस्ट विंड देखेंगे तो उसमें भी वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए उन्होंने एक एक पॉइंट को डेवलप किया है। परंतु आपको याद रखना है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, विभिन्न विचारों का समावेश। देखिए, लिरिक, सोनेट, एलेजी, 3 चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। लिरिक यानी गीत, सोनेट यानी 14 लाइनों की कविता, और एलेजी यानी कि शोक गीत। इन सभी में एक थॉट, एक थीम का मिलना अनिवार्य है। लेकिन ओड जो अन्य कविताओं से डिफरेंट हो जाता है, उसके डिफरेंट होने की वजह यह है कि इसमें
इन सभी बिंदुओं के साथ गौरवशाली होना, सबलिमिटी का होना, लेंथ का होना, और उन सभी के बाद इसमें जो समावेश मिलता है वो डिफ्यूजन ऑफ थॉट्स हमारे को अन्य कविताओं से इसको अलग बनाने में मदद करता है। यानी कि अगर मैं एक लाइन में इसको कहूं तो लिरिक एक थीम को दर्शाता है, एक विचार को दर्शाता है, लेकिन ओड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स हमको देखने को मिलते हैं, और वो जो भी थॉट्स होंगे वो रिलेटेड उसके टॉपिक से होंगे, यानी गॉड या हीरो से होंगे, या जिसके ऊपर भी ओड लिखा गया है उसके बारे में वो होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो थॉट्स हैं वो वन थॉट आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि कई सारे अलग अलग प्रकार के थॉट आपको देखने को मिलते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है वर्ड्सवर्थ का ओड टू इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी में आप देखेंगे कि उसने शुरुआत की है एक बच्चे से, और फिर बाद में उसको धीरे धीरे डेवलपमेंट देते हुए उसने बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थॉट्स डाले हैं जो बड़े ही ग्रेव हैं, गंभीर हैं और गंभीरता को लिए हुए हैं। आगे बात करते हैं हम अति विस्तार। ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा लिखा गया ओड, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको गलत कंक्लूड कर दिया है। अति विस्तार से आप समझेंगे कि जो ओड टू वेस्ट विंड है, जो शैली के द्वारा लिखा गया है ओड टू वेस्ट विंड, उसमें आप देखेंगे कि इसकी कोई लिमिट या कोई लेंथ नहीं है। ये कितना भी लंबा इसको किया जा सकता है। कोई सर्टिफाइड एरिया नहीं है कि इसको 8 लाइनों में लिखना है, 14 लाइनों में लिखना है, 20 लाइन्स में लिखना है, या एपिक की तरह 14 वॉल्यूम्स में आपको लिखना है। ये कितना भी लंबा यानी लेंथी हो सकता है। तो इसकी अन्य विशेषता जो है वो है इसका विस्तारवाद, विस्तृत योजना, नो लेंथ लिमिट। इसमें कोई भी लिमिट या कोई भी लेंथ नहीं होती। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओड की, जिसका चलन इसके ओरिजिनेट होने के साथ ही हुआ, वो है ओड का संगीतमय होना, इसके साथ म्यूजिक का जुड़ना। जो भी कोई ओड है उसको गाने की दृष्टि से लिखा जाता है। मैं आगे आपको उसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि ओड में किस किस प्रकार के सॉन्ग और किस किस प्रकार के डांसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ओड जो है वो म्यूजिकल होता है, यानी संगीतमय होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा या समूह गान के द्वारा इसको संगीत के साथ गाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने ओड के 10 पॉइंट यानी 10 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक करके एक एक पॉइंट को दोबारा से समझ सकते हैं। अब हम आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे के जो बिंदु हैं उनकी, जिसमें मैं आपको ले चलूंगा ओरिजिन ऑफ ओड। ओड की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओड की उत्पत्ति ग्रीक से मानी जाती है। देखिए जो भी साहित्य है, जब भी आप कोई डिटेल पढ़ते होंगे तो अक्सर उसमें लिखा आता होगा कि इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन लैंग्वेज से हुआ है या ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। तो आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट साहित्य का हुआ है, उस साहित्य के डेवलपमेंट से बहुत पहले जो सभ्यताएं विकसित थीं, उन सभ्यताओं में साहित्य के लिए फेमस 2 सभ्यताओं को प्रमुख माना जाता है, वो है ग्रीक और लैटिन। तो ऐसा कहा जाता है कि ओड की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक में हुई है। इस विधा की शुरुआत ग्रीक ट्रेजेडी में होती है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीक में इसकी ओरिजिनेशन हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो मैं आपको बता दूं, हम कोरस के रूप में इसको जानते हैं, समूह गान के रूप में इसको जानते हैं, और ये जो समूह गान का प्रोसेस है या समूह गान का जो स्टाइल है, ये हमको देखने को मिलता है ग्रीक ट्रेजेडीज में। तो आप ये भी कह सकते हैं
कि ओड की शुरुआत ग्रीक ट्रेजेडीज में कोरस के रूप में आपको देखने को मिलती है। इसके प्रमुख राइटर कौन रहे और कोरस का रोल क्या हुआ करता था वो मैं आपको बताता हूं। कोरस द्वारा नाटक की रूपरेखा का वर्णन ऊपर हमने लिख दिया है कि ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस यानी समूह गान के रूप में इसको हम देख सकते हैं। अब आपने कई बार मूवीज देखी होंगी, कोई घटना होने से पहले कई बार एक व्यक्ति या कुछ समूह व्यक्तियों का मंच पर आकर के आगे होने वाली घटना को गाने के माध्यम से या गीत के माध्यम से बताता है। वो चलन जो है, वो स्टाइल जो है, वो कोरस कहलाता है, या उस जो मेथड है या तरीका है उसको हम कोरस कहते हैं। अब जो ट्रेजेडीज थी, ग्रीक ट्रेजेडीज थी, उनमें जो होने वाली घटनाओं को स्टेज पर दर्शाना है उनको कोरस के माध्यम से बताया जाता था, लोगों को समझाया जाता था और उसके बाद में ट्रेजेडी का जो सीन है वो ओरिजिनेट किया जाता था। तो दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है कि ओड का जो चलन है वो कोरस के समूह गान के रूप में संगीत के साथ ग्रीक ट्रेजेडीज में देखने को मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं अब ट्रेजेडीज के अंदर किस प्रकार से कोरस का प्रयोग हुआ है, समूह गान, समूह गीत का प्रयोग हुआ है, उसको हम किस नाम से जानते थे, ये चीजें आपको बड़ी मेहनत से मैंने इसमें नोटिफाई की हैं, तो आप भी इनको ध्यान रखिएगा। शायद आपको पढ़ने के लिए जनरली किसी किताब में ये न मिले। तो पैरोडस नाटक के शुरू में देखिए, यदि कोरस की शुरुआत किसी नाटक के शुरू में, प्रारंभ में होती है तो उसको हम पैरोडस के रूप में जानते हैं। यानी कि नाटक की शुरुआत में यदि कोरस के द्वारा, समूह गान के द्वारा किसी घटना का, किसी हीरो का, किसी देवता के कार्यों का वर्णन अगर हो रहा है तो उसको हम उस ग्रीक ट्रेजेडी में पैरोडस के नाम से जानते थे। अब बात आती है, जो अगला पॉइंट है वो है सेटिज्मा। देखिए, यदि शुरू में दिया हो कोरस या समूह गान तो उन ग्रीक ट्रेजेडीज में उसको हम पैरोडस कहते थे, लेकिन प्रत्येक घटना के बाद में यदि कोरस को रिप्रेजेंट किया गया हो तब उसको हम सेटिज्मा के नाम से जानते हैं। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, पैरोडस और सेटिज्मा। आपसे पूछा जा सकता है कि पैरोडस और सेटिज्मा इज यूज्ड इन द, तो आपको ध्यान रखना है पैरोडस और सेटिज्मा का प्रयोग ग्रीक ट्रेजेडीज में ओड यानी समूह गान के रूप में देखने को मिलता था। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग करने वाले वो महान कवि, महान लेखक कौन थे। तो देखिए, हम तीन नामों से भली भांति परिचित होंगे, एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपिडस। ये तीन राइटर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला नाम एस्किलस का आता है, दूसरा नाम सोफोकल्स का आता है और तीसरा नाम यूरिपिडस का आता है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही महान ग्रीक ट्रेजेडियन रहे हैं जिन्होंने अपनी ट्रेजेडीज की महानता से दुनिया को ट्रेजेडी लिखना सिखाया और उसी में इन्होंने कोरस यानी समूह गान की शुरुआत की और उस समूह गान में इन्होंने ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको इंक्लूड किया और इन पॉइंट्स के माध्यम से जो डेवलपमेंट आप आज कोरस का देखते हैं, सॉन्ग्स का देखते हैं, उसकी शुरुआत आप कह लीजिए कि एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपिडस ने उस ग्रीक समय में इसकी शुरुआत की। तो अब दोस्तों, मैं आपको इसकी ओरिजिनेशन मैंने आपको बता दी। अब जो ओड के प्रकार हैं वो मैं आपको बताऊंगा, यानी अब हम ओड के प्रकार की स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं जो ओड के प्रकार हैं उनकी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं,
काइंड्स ऑफ ओड या संबोधन गीत के प्रकार में आप मुख्यतः 2 और सामान्यतः 3 प्रकार को जानते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ओड की ओरिजिनेशन है वो शुरुआत में केवल 2 रूपों में देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान में हम जो रूप देखते हैं उसको इंक्लूड करते हुए हम ओड के 3 प्रकारों की गणना करते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिंडारिक ओड की, यानी कि ओड का जो पहला प्रकार है वो है पिंडारिक ओड। ओड का दूसरा जो प्रकार है वो है होरेशियन ओड, और ओड का जो तीसरा प्रकार ओरिजिनेट हुआ उसको हम कहते हैं इंग्लिश ओड। तो ओड के आपको 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला पिंडारिक ओड, दूसरा होरेशियन ओड और तीसरा इंग्लिश ओड। यदि आप ओड का अध्ययन करते हैं तो ये तीनों प्रकार के ओड आपको किताबों में देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करता हूं पिंडारिक ओड के बारे में, या पिंडारिक ओड क्या है। देखिए, पिंडार एक महान ग्रीक कवि था जो अपनी वीणा के साथ, लायर के साथ ओड्स की रचना किया करता था और उनको गाया करता था। जो पिंडार थे वो ग्रीक कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ बदलाव करते हुए ओड को एक नया रूप प्रदान किया। वास्तविक ओड का जो सौंदर्य है, जो शुरुआत है, वो देखने को हमें केवल पिंडार के ओड्स में मिलती है। इसीलिए जो पिंडारिक ओड है या जो पिंडार की शैली है ओड की, उस प्रकार के ओड को आगे पिंडारिक ओड्स के नाम से जाना गया। तो मैं आपको वो प्रकार बताता हूं पिंडारिक ओड में क्या क्या पॉइंट्स होते थे। देखिए, पिंडारिक ओड को पिंडार ने 3 भागों में विभाजित किया, यानी कि अगर आप ओड देखते हैं और उसके 3 पार्ट अलग अलग देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये पिंडारिक ओड है। अब वो कौन से 3 पार्ट हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो पिंडार ने पहला विभाजन अपने ओड का किया वो था स्ट्रोफ। अब स्ट्रोफ क्या होता है मैंने यहां मेंशन किया है, आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, ये बात आप भली प्रकार समझ गए हैं कि ओड समूह गान है, एक कोरस सॉन्ग है और कोरस के द्वारा गाया जाने वाला सॉन्ग है। तो आपको बता दूं, सबसे पहला पार्ट जो पिंडार ने बनाया वो स्ट्रोफे था, और स्ट्रोफे में कोरस मंच पर अपने दाहिनी ओर आगे बढ़ते हुए समूह गान गाया करते थे, यानी ओड को गाया करते थे। दूसरा पार्ट जो आता है वो है एंटी स्ट्रोफे। जैसा आपको मालूम है, स्ट्रोफे में मंच पर कोरस दाहिनी ओर बढ़ते हुए गीत को गाते थे, नृत्य करते हुए गाते थे। दूसरे पार्ट में यानी एंटी स्ट्रोफ में जो कोरस हैं, जो समूह गान के सदस्य हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अपनी बाईं ओर आगे बढ़ते हुए नृत्य करते हुए समूह गान को गाया करते थे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एपोड। यानी आपको याद रखना है कि पिंडार ने ओड को 3 भागों में विभाजित किया, वो था स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और एपोड। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं एपोड की। एपोड में कोरस का मंच के मध्य में खड़े होकर गाना। मैंने आपको बताया स्ट्रोफे में राइट हैंड साइड और एंटी स्ट्रोफे में लेफ्ट हैंड साइड को नृत्य करते हुए गाना, और एपोड में हम देखते हैं कि जो भी समूह गान के सदस्य हैं वो मंच के मध्य में खड़े हो जाते हैं और तब वो समूह गान यानी ओड को गाते हैं। अब इस प्रकार के ओड को पिंडारिक ओड कहा जाने लगा। आपको बता दूं, ये पिंडारी ही थे जिन्होंने ओड का परिचय, या यूं कहिए कि क्लासिकल ओड का परिचय सारी दुनिया से कराया। बाद में बहुत सारे राइटर्स ने इनको फॉलो करने का प्रयास किया। अब आपको सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं
कि पिंडार अपनी लायर के साथ इनको गाया करते थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि इनके जो ओड 3 भागों में डिवाइड होते थे, ये 3 भागों को मल्टी लेंथ में यूज किया जाता था। यानी कि पहले पार्ट के अंदर 3 भाग स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और स्ट्रोफ होता था, और उसके बाद सेकंड पार्ट जब शुरू होता था यानी एंटी स्ट्रोफे, उसके अंदर भी स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड हुआ करता था, और फिर थर्ड पार्ट होता था इपोड, उसके अंदर भी स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड हुआ करता था। ये बड़ी ही जटिल लेखन कला थी जिसको पिंडार ने ओरिजिनेट किया, और इस प्रकार से ओरिजिनेट हुई कला ओड की, और उस ओड को कहा जाने लगा पिंडारिक ओड। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, इन वीडियोस में मैं बहुत गहन अध्ययन के बाद कोई वीडियो बनाता हूं जिसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं है, तो आप उनको अच्छे से समझिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है दोस्तों कि कई बार लिखने में बोर्ड पर किसी लेटर में या वर्ण में कोई मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज जो थॉट है उसमें कोई मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं फैक्चुअल फैक्ट जो है वो आपके सामने रखता हूँ। तो हमने बात की पिंडारिक ओड की, अब हम बात करेंगे होरेशियन ओड की। होरेशियन ओड क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे होरेशियन ओड की। मैंने आपको पहला प्रकार पिंडारिक ओड समझाया था, अब हम होरेशियन ओड को समझेंगे। तो देखिए, ग्रीक में पिंडार के ओड के विस्तार के बाद लैटिन में नाम सामने आता है होरेस नामक कवि का। ग्रीक कवियों के बाद लैटिन कवियों ने भी पिंडारिक ओड की भांति और पिंडारिक ओड के साथ कुछ बदलाव करके नए प्रकार के ओड ओरिजिनेट किए। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो होरेस का आता है, जिनके द्वारा लिखे गए ओड होरेशियन ओड कहलाए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो पिंडार थे उनके बाद ओड को डेवलपमेंट देने वाला या ओड के सौंदर्य को बढ़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि होरेस नामक लैटिन कवि था। इन्होंने 23 BC में ओड पर 3 रचनाएं यानी 3 किताबें लिखी, जिसमें इन्होंने पिंडार की जो हार्ड लेखन कला थी, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड की लिखने की कला थी, उसको उसमें बदलाव किया और लेखन के उस जटिल प्रारूप को छोड़कर सरलता वाला प्रारूप इन्होंने अपनाया, और इनका जो पैटर्न था वो लोगों को ज़्यादा सरल लगा और लोगों में यानी लेखकों में फेमस हुआ। इसीलिए होरेस के द्वारा लिखे गए नवीन प्रकार के ओड को होरेशियन ओड कहा जाने लगा। होरेस के सभी ओड मोनेडिक ओड हुआ करते थे। आपको ध्यान रखना है, पिंडारिक ओड कोरस द्वारा गाया जाता था, लेकिन होरेस ने जिस प्रकार के ओड लिखे वो एकल गान यानी एक व्यक्ति द्वारा गाए जाते थे। इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में मोनोडिक ओड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं, होरेस ने अपने जो ओड थे उनमें 3 विशेषताओं को दर्शाया, या यूं कहिए कि होरेस के ओड में आप 3 विशेषताएं पाते हैं। वो 3 विशेषताएं कौन सी हैं, आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पिंडारिक ओड की जो हार्ड लेखन शैली थी उसको त्याग कर ओड में सरलता का समावेश किया, जो लेखकों के लिए सरल हुए, और यही कारण रहा कि पिंडारिक ओड से हट करके लोगों को होरेशियन ओड बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने समूह गान को छोड़ करके ओड को एक व्यक्ति द्वारा गाया जाने वाला यानी उसको मोनोडिक इन्होंने बना दिया। ये 2 प्रमुख विशेषताएं इनके ओड में आपको देखने को मिलती हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसमें संबोधन का होना,
जो कि पहले से युक्त या पहले से ओड में चली आ रही थी। ओड में संबोधन का होना अनिवार्य है और ये तीनों विशेषताएं हम होरेशियन ओड में देखने को हमें मिलती हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि होरेशियन ओड को ही लेस्बियन ओड कहा जाता है और लेस्बियन ओड शब्द लेस्बोस नामक द्वीप से लिया गया है जहां पर इनकी रचना हुई। आगे बात करते हैं कि इस प्रकार की जो नई सरल एकल गायन वाली संबोधन वाली ओड की कला थी, उसी को होरेस के नाम पर होरेशियन ओड के रूप में जाना गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की ओड की, यानी इंग्लिश ओड की। तो आइए हम समझते हैं इंग्लिश ओड को। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंग्लिश ओड की। मैंने आपको पहले प्रकार पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और अब तीसरा प्रकार इंग्लिश ओड में आपको समझाऊंगा। देखिए, इंग्लैंड में ओड का लेखन विद्या जागृति काल यानी कि रेनेसेंस में हुआ। ओड का सबसे प्रारंभिक कवि इंग्लिश में एडमंड स्पेंसर को माना जाता है। यानी अगर इंग्लिश ओड की हम बात करें तो कुछ पिंडारिक ओड के अपवादों को छोड़कर इंग्लिश ओड जो लिखे गए उसमें पहला नाम जो हमें सामने आता है, जिसको क्रिटिक्स भी मानते हैं, वो है एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर ने 2 रचनाएं लिखी, जिसमें पहली रचना थी एपिथालमियन और दूसरी थी प्रोथालमियन। 1594 और 1596 में एडमंड स्पेंसर ने इन 2 रचनाओं को लिखा और उन्होंने अपनी रचनाओं में अनुसरण किया होरेस का। मैंने आपको बताया कि होरेस की जो लेखन शैली थी वो सरल थी, इसीलिए उसका अनुसरण करने वाले लेखक बहुत ज़्यादा उनका अनुसरण करने लगे। आगे बात करते हैं, एक ओड, फेमस ओड हमको देखने को मिलता है आपके सिलेबस में टीजीटी में, वो लिखा गया मिल्टन के द्वारा, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में। और उसके बाद जो हम इंग्लिश में ओड पाते हैं वो आप कीट्स के ओड मिल जाएंगे आपको देखने को, शैली के ओड मिल जाएंगे, वर्ड्सवर्थ के ओड मिल जाएंगे। कुछ अपवादों को छोड़कर सारे ओड होरेशियन ओड लैंग्वेज यानी होरेशियन पैटर्न पर होरेशियन स्टाइल में लिखे गए ओड हैं। आपको बता दूं, इंग्लिश ओड का यह प्रकार ही इरेगुलर ओड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर थोड़े से बदलाव के साथ जो बदलाव हुए वो भी मैं आपको बता दूं कि जो लेखन शैली शुरुआत में ओड की थी, देवता या हीरो के वर्णन, अब ओड छोटी वस्तुओं से लेकर के छोटी बिंदुओं से लेकर के बड़े बिंदुओं तक सभी विषय पे ओड लिखे जाने लगे। आपको बता दूं, पिंडारिक ओड पहला प्रकार, उसके बाद होरेशियन ओड जिसको लेस्बियन ओड भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और तीसरा इंग्लिश ओड जिसको हम इरेगुलर ओड भी कहते हैं, और एक प्रकार का ओड जिसको मोनोस्ट्रोफिक ओड कहा जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा जो कि ओड से रिलेटेड होंगे, जिससे आपका अभ्यास आप कर सकें। मैंने वीडियोस को मल्टी लैंग्वेज या मल्टी पर्पस बनाया है, जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। तो आगे का जो वीडियो हम देखेंगे वो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन से देखेंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत करने में आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, और मदद करने का जरिया सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है। थैंक यू सो मच।